हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 7th अल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक एलसीआर सर्किट को। अभी तक हम लोग ने इस पे पढ़ा है कि जब हम एसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जो हम लोग का होता है उसको जब अप्लाई करते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट में, तो हम वहां पर फाइंड करते हैं करंट को, जो कि निकल कर आता है हमारा I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तब निकल कर आया है जब हम लोग ने एक सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है, सीरीज एलसीआर सर्किट इसमें कनेक्ट किया है क्या, एक वोल्टेज सोर्स को। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स हमारा कैसा है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है। तो इस केस में जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है वो कितना है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। जो अप्लाइड वोल्टेज है वो है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक है, ये चीज है अप्लाइड वोल्टेज। और जो करंट निकल कर आया वो हमारा इतना निकल कर आया। तो बात आती है कि आखिर ये फाई कितना है, तो इस फाई को भी हम लोग ने फाइंड किया और फेजर डायग्राम सॉल्यूशन से फाई की वैल्यू निकाली थी कितनी, फाई इज इक्वल टू एक्सी टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ये फाई की वैल्यू निकल कर आई थी। ओके, जहां पर जो एक्सी है वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एल है हमारा, एक्सएल है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जो आर है हमारा वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से जो हम हमारे करंट की वैल्यू है उस पे फाई जो ये है उसको हम लोग ने फाइंड कर लिया कि वोल्टेज से कितना फेज आगे पीछे है ये। ओके, तो जो जेड है हमारा, जेड को भी हम लोग ने फाइंड कर लिया। जेड यानी कि एक तरीके से इम्पिडेंस, इसका नाम इम्पिडेंस होता है। जैसे कि एक्सी होता है कैपेसिटेंस में, जैसा एक्सल होता है इंडक्टर में, और जैसा रेजिस्टेंस होता है रजिस्टर में, वैसा ही जेड होता है जब ये तीनों एक साथ मौजूद होते हैं किसी सर्किट में। तो जेड की जो वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आई आर स्क्वायर, और यहाँ पर एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये चीज निकल कर आ गई। ठीक है, समझ पे आई बात। ये बाहर इसको, ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ये करके ऐसे, ठीक है, ये निकल कर आ गया। अब इसके बाद यहां से देखिए आगे हमें कहाँ पहुंचना है। देखो, तीन चीजें निकल कर आ गई, हमें पांच चीजें निकालनी होती हैं। अब इस पे आ जाएगा फेजर डायग्राम, मतलब इसका फेजर डायग्राम। ठीक है, सॉल्यूशंस तो हम निकाल चुके हैं फेजर डायग्राम की हेल्प से, इनकी हेल्प से हम लोग फेजर डायग्राम सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। उस पे हम लोग ने जेड और फाई की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें देखना है, इस फाई को रिप्रेजेंट करना है कि आखिर जो करंट और वोल्टेज है उनके बीच में कितना फेज बन रहा है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे इस ट्रायंगल को आप याद रखिएगा। इस ट्रायंगल को याद रखने से क्या होगा कि आपके पास कई तरीके की वैल्यूज निकल कर आएंगी। कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, कभी कभी आपको साइन फाई की वैल्यू दे दी होती है और फिर हमें निकालना होता है टेन फाई की वैल्यू। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी फाई की वैल्यू निकालिएगा वो टेन फाई की ही वैल्यू से उसको निकालिएगा, वरना फाई की वैल्यू आपकी गड़बड़ निकल कर आएगी। ठीक है, तो मान लीजिए आपको साइन फाई की वैल्यू दी है, तो साइन फाई की वैल्यू इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल। क्या हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल, और इसको हम लोग डिवाइड करें जेड से, तो ये हो गई हमारी साइन फाई की वैल्यू। इसी ट्राइंगल से देखिए, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल फाई है। इसी ट्राइंगल से हम लोग टेन फाई की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, और वो हो जाता है कितना, एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर। और यहीं से आप फिर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो फाई है उसकी वैल्यू टेन इनवर्स करके निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इससे हम लोग निकालना चाहें तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये ऐसा करके निकल कर आ जाएगा। ओके, फिर यहां से हम लोग कॉस फाई की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कॉस फाई की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, आर बाई जेड। ये निकल कर आ जाएगी आर बाई जेड। और जेड जो होता है हमारा वो यहाँ पर होता है किसके बराबर, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो z हमारा निकल कर आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपने इस ट्राइंगल को याद कर लिया, उससे आपके जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे निकल कर आ जाएगा, चाहे वो फाई का हो चाहे जेड के लिए हो, वो सारी चीजें निकल कर आएगी। देखो, मैंने एक एक चीजें कनेक्ट कर कर आपको बताई हैं। ठीक है, तो हम लोग चाहें तो वो जो सीरीज एलसीआर सर्किट था उसमें मौजूद करंट के मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको निकाल सकते हैं वीएम बाई जेड करके। जेड हमारा ये है, ये क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सी और एक्सएल है, एक्सी और एक्सएल, इनकी वैल्यू पर भी डिपेंड कर रही है करंट की वैल्यू। यानी कि अगर एक्सी बढ़ गई और एक्सएल घट गया तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। अगर एक्सएल बढ़ गया और एक्सी घट गया तो इसकी ओवरऑल वैल्यू जो है वो यहाँ पर घट जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो करंट है वो बढ़ जाएगा।
ठीक है, यानी कि एक्सी और एक्सएल की वैल्यू चेंज होने से करंट की वैल्यू पर चेंज होगा। और एक्सी और एक्सएल दोनों की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है किस पे, ओमेगा पर डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती है, ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे, वो डिपेंड करती है, क्योंकि एक्सप्रेशन ये होता है तो डिपेंड करती है इस फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, जैसे 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज ये जो एलसी एसी वोल्टेज का हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये चीजें डिपेंड कर इसकी इस पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि सीरीज एलसीआर सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो यहां से करंट का एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। आपको इसको निकालना आना चाहिए कैसे, ओम्स लॉ, और यहाँ पर जो आर का इक्विवेलेंट है वो है जेड, बस इतना फर्क है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको फाइंड कर लिया। ओके, ठीक है, ये जो एक्स कॉस फाई है ना, आगे चलकर आपको अभी समझ पे आएगा कॉस फाई यहाँ कहां पर यूज होगा। इसको पावर फैक्टर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पावर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो इसका क्या मीनिंग है वो तब निकल कर आएगा जब हम पांचवी चीज पावर फैक्टर, पावर को निकालेंगे। पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट, इसमें जब हम लोग पावर को फाइंड करेंगे तब ये फैक्टर निकल कर आता है कॉस फाई, पावर फैक्टर। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग निकालेंगे। अभी क्या करते हैं, जो हमने ये सारी चीजें निकाली, ये सारे एक्सप्रेशंस निकाले हैं, इनको समझते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये सारे एक्सप्रेशंस जो निकाले हैं। ठीक है, तो देखिए z की ये वैल्यू निकल कर आ गई, ये ध्यान दीजिएगा, इससे ही निकल कर आ गई। उसके बाद जो tan फाई है, या तो हम इसका यूज कर सकते हैं, और इसी से ही फिर हम लोग ने निकाला था tan फाई की ये वाली वैल्यू, एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर की वैल्यू। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं वीसीएम जो होता है वो होता है, क्यों कैपेसिटर की बात हो रही है और उसके मैक्सिमम वोल्टेज की बात हो रही है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई एम इंटू एक्सी। इसी तरीके से वी एल एम को भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या वी एल एम को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर, आई एम एक्स एल। और वी आर एम को लिखा जा सकता है आई एम आर। तो इन सारी चीजों को जब यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, पुट करिए तो क्या होगा, ये मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, अभी थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वीसीएम की जगह पर आ जाएगा आई एम एक्सी माइनस आई एम एक्सएल डिवाइडेड बाई आई एम आर। तो आई एम ऊपर से कॉमन लेंगे, तो जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्सएल ये, और फिर आई एम से आई एम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हमारा निकल कर आ गया इतना। ठीक है, ठीक है, समझ गए, तो ये एक्सप्रेशन निकल कर आ गया ऐसे, ये वाला, और यहीं से फिर फाई की वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो ये जो ट्राइंगल है इसको आपको याद रखना है, जिससे कि साइन फाई, टेन फाई, कॉस फाई, इन सब की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, इसके इससे जेड की भी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो आपने वोल्टेज अप्लाई किया, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, करंट है आपका आई एम, और साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जेड जो है आपका इस ट्राइंगल से निकल कर आ जाएगा, फाई की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकल कर आ जाएगी। फिर फेजर पर अब हम इस पे चलते हैं कि आखिर क्या होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम लोग देखें इस सर्किट पे, तो जो z की वैल्यू है वो कैसी है, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पर अगर जब एक्सी की वैल्यू बड़ी होती है, क्या होती है, एक्सी की वैल्यू बड़ी होती है एक्सएल से, तो जो सर्किट होता है वहां पर कैपेसिटेंस अपना इफेक्ट डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से हम लोग कह देते हैं कि ये जो सर्किट है वो कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, जब यहाँ पर एक्सी बड़ा होता है तो उसको क्या कहते थे, कि कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद और ये चीज निकल कर आती है कि जो सर्किट होगा उस पे जो करंट होगा वो लीड करेगा। ध्यान दीजिए, ये इसके साथ लिखा हुआ है, ये इसके साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट बनाने पर मिस्टेक हुई, यहाँ पर ये पॉइंट एक साथ है। ठीक है, कि जब एक्सी की वैल्यू ज्यादा होती है, क्या होता है, एक्सी की वैल्यू ज्यादा होती है, तो वो जो सीरीज एलसीआर सर्किट था हमारा, ठीक है, क्या था, सीरीज एलसीआर सर्किट, वो पूरा सीरीज एलसीआर सर्किट किसकी तरह बिहेव करता है, वो बिहेव करता है हमारा ऐसा सर्किट जैसे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हो, कैपेसिटर लगा हो, और साथ में इस पे रजिस्टर, उसकी रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत वैल्यू हो, बट वो बिल्कुल बिहेव करता है एक ऐसा जिसपे कि
करंट आगे चल रहा हो, करंट डोमिनेट करता है वोल्टेज को। ठीक है, समझ गए? तो अगर XC की वैल्यू ज्यादा होगी तो जो पूरा सर्किट है ये वाला, ये बिहेव करने लगेगा जैसे वहां पर इंडक्टर लगा ही ना हो। ठीक है, बट अगर हमारा कुछ ऐसा होता है कि XC की वैल्यू XL से कम हो, ठीक है, XC की वैल्यू XL से कम हो, तो उस केस में जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वो आगे चला जाता है, क्योंकि जो सर्किट होता है वो बिहेव करने लगता है किसकी तरह, जैसे कि सिर्फ इंडक्टर और रेजिस्टेंस लगा हो, कैपेसिटर उस पे लगा ही ना हो। ठीक है, तो इससे क्या बात निकल कर आई? इससे ये चीज निकल कर आया कि जो हम लोग ने अभी फाइंड किया है, Z आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, या फिर tan फाई, या इसको ऐसे लिख देता हूं, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XC माइनस XL बाई आर, ये जो चीजें हैं। ठीक है, और जो V है हमारा वो है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, और I जो है वो है IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये है ना। ठीक है, तो यहां पर जो ये प्लस फाई हो रहा है, फाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो जब ये फाई इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो देखिए, और जेड जो यहाँ पर है, तो अगर किसी जगह पर हमारा जो सी है वो प्रेजेंट ना हो, जैसे यहाँ पर सी प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाले जो टर्म है वो जीरो हो जाएंगे, ये वाले टर्म जीरो हो जाएंगे। अगर आर भी प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा आर और ये वाला टर्म दोनों जीरो हो जाएगा, सिर्फ एल बचेगा। कहने का मतलब कि अगर आपने सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ लिया अच्छे से, तो AC वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर, AC वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, AC वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर, इन्हीं इक्वेशन से ही सारी वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो हम चीजें फाइंड करते हैं ना, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू, या इंपेडेंस, या कह लीजिए कि रिएक्टेंस की वैल्यू, तो वो यहीं से निकल कर आ जाएगी। देखिएगा कैसे। मान लीजिए कि कोई एक सर्किट है, मान लीजिए कोई एक सर्किट है जिसमें कि सिर्फ क्या मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ मौजूद है हमारा इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस अगर मौजूद है, यानी कि हम लोग अगर इसको सीरीज एलसीआर सर्किट की तरह देखें, तो हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर और रजिस्टर जिसपे R की वैल्यू जीरो हो और C की वैल्यू जीरो हो और इसकी L की वैल्यू कुछ L है। ऐसा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ठीक है, तो जब ऐसा बना सकते हैं तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो, और ये क्योंकि माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर है तो ये प्लस में ही निकल कर आ जाएगा, और एक्सएल का होल स्क्वायर यानी कि एक्सएल निकल कर आ जाएगा, यानी कि Z बराबर एक्सएल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और जब फाई निकालेंगे तो फाई निकालने के लिए ये तो हमारा हो गया जीरो, बचा एक्सएल बाई आर। क्या बचा? एक्सएल बाई आर, और जो आर है वो भी हमारा जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई जीरो, यानी कि इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट कब होता है? tan इनवर्स, मतलब इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई बाई टू। तो देखो फाई पाई बाई टू निकल कर आ गया, तो जब इस पे रखेंगे तो ये हो जाएगा IM साइन ओमेगा टी प्लस, और यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पर ये ऊपर ऐसा आ रहा है माइनस एक्सएल बाई इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट हम पहुंच रहे हैं माइनस की तरफ से। ठीक है, माइनस की तरफ से, तो ये माइनस पाई बाई टू आएगा। यहाँ पर माइनस पाई बाई टू, सॉरी ये इनफाइनाइट नहीं है, माइनस एक्सएल बाई जीरो, ये चीज है। इसका मीनिंग है कि हम लोग इनफाइनाइट पहुंच रहे हैं माइनस की तरफ से, तो माइनस पाई बाई टू आएगा ये। क्योंकि आपने अगर tan इनवर्स का ग्राफ देखा हो तो ये क्या होता है, यहां से कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, ये जिसके जो ग्राफ होते हैं कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट पर ये पॉजिटिव इनफाइनाइट होता है और नेगेटिव इनफाइनाइट होता है। तो ये जो है यहाँ पर नेगेटिव इनफाइनाइट है, यानी कि ये जो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, जो फाई की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, हमें नेगेटिव पे लेना पड़ेगा, यानी कि माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ से माइनस पाई बाई टू निकल कर आ गया। तो देखिए, करंट की वही एक हमें फॉर्म मिल गई जो कि हमने जब कैप इसको एसी वोल्टेज को अप्लाई किया था इंडक्टर पे, तो हमारा निकल कर आया था। यानी कि आपके पास अब एक लिबर्टी आ गई, एक फ्रीडम आ गया कि अगर आपने सीरीज एलसीआर सर्किट को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, एनालाइज कर लिया, तो आप उसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस केस को मैंने यहाँ पर निकाल कर दिखा दिया है, ये निकल कर आ भी रहा है कि जो करंट है वो हमारा क्या कर रहा है, वोल्टेज से पीछे चल रहा है। और इस पे आप सेम तरीके से निकाल सकते हैं। आप क्या करिए, इसको ना जीरो करके इसको जीरो कर दीजिए, तो जब आप इसको फाइंड करेंगे तो फाई की वैल्यू पाई बाई टू निकल कर आ जाएगी, और जो z की वैल्यू है वो xc निकल कर आ जाएगी, और यहां से आप देखेंगे जो करंट है वो पाई बाई टू आगे चल रहा होगा। बात समझ पे आई? तो इस तरीके से हमारा जो एक एलसीआर सर्किट है वो एक तरीके से सारे सर्किट्स की
क्या हो गई, एक तरीके से मदर ऑफ ऑल सर्किट्स। वहां से हम लोग चीजों को डिराइव कर सकते हैं छोटे छोटे सर्किट्स पे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसान करता है, हम लोग को बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि हमें एक चीज पता है और उसी से सारी चीजें निकाल लेंगे। वरना हम, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर आपको जो लग रहा है करंट, अल्टरनेटिंग करंट, वो इतना बड़ा चैप्टर है नहीं। वो सिर्फ एक ही टॉपिक से ही सारी चीजें निकल कर आ जाती हैं। जितना पूरा चैप्टर, मैं देखिए बार बार आपको कनेक्ट करते हुए बता रहा हूँ, पांच चीजें पांच चीजें पांच चीजें, ठीक है? समझ पे आई बात? तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि कैसे हम यूज कर सकते हैं इन इक्वेशंस को, हर एक चीज को पढ़ने के लिए। अल्टरनेटिंग करंट को जब अप्लाई करें एल सी या फिर आर में, या एक साथ सीरीज एलसीआर में। ओके, अब देख लेते हैं इसके फेजर को। तो फेजर डायग्राम जो हमारा बनेगा, ठीक है, वो हम लोग ने क्या किया, बना दिया कुछ ऐसा कि 5 फेज आगे चल रहा है। ओके, तो ये वोल्टेज हो गया, ये ओमेगा टी हो गया, और इससे 5 फेज आगे चल रहा है करंट। ठीक है, कुछ इस केस में हमने माना कि एक्सी जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है एक्सएल से, तो ये फेजर डायग्राम हमारा बनकर आ गया। ठीक है, ये बन गया किसका, सीरीज एलसीआर सर्किट का फेजर डायग्राम, जो कि हम लोग बाकी जगह पर भी बनाते हुए आ रहे थे। तो ये तो समझ पे आ गया होगा क्या मीनिंग है इसका। ठीक है, और ये जो फाई है, फाई की वैल्यू निकल कर आएगी, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर से। ओके, तो यहां तक हम लोग ने अपनी चार चीजों को फाइंड कर लिया, वी, आई, जेड और फेजर। ओके, अब आता है पावर, जिसको कि हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट अभी इस पे काफी चीजें बची हुई हैं। ठीक है, अभी आज का ये लेक्चर एंड नहीं हुआ। अब देखिए यहां पर कि जो हमारा ये सर्किट का हमने एनालिसिस किया, ठीक है, सीरीज एलसीआर सर्किट का एनालिसिस किया बाय यूजिंग फेजर डायग्राम। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। कैसे डिसएडवांटेजेस हैं? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हम लोग ने जो सॉल्यूशन निकाला है उस पे ये माना है कि जो करंट है वो अपने इस एक स्टेडी स्टेट में है। कैसा है? स्टेडी स्टेट में करंट है। यानी कि करंट की हमने जो वैल्यू मानी है वो कैसे मान ली थी, वो कैसी मानी थी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मान ली थी। यानी कि करंट जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर रीच कर चुका है इस सर्किट में, हम लोगों ने ये माना था। ठीक है, एक स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन निकाला था। यहां पर बात नहीं करी गई कि जब यहां पर एसी वोल्टेज अप्लाई किया गया, यानी कि इनिशियल स्टेज पे ये सर्किट कैसा बिहेव करेगा, या फिर जब करंट की वैल्यू चेंज हो रही होगी तो फिर कैसा बिहेव करेगा ये। ठीक है, तो हमारा ये जो सॉल्यूशन निकल कर आया फेजर डायग्राम से, वो कैसा है, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन है, ना कि ट्रांजिएंट स्टेट सॉल्यूशन। ये हमारा ट्रांजिएंट स्टेट की बात नहीं करता, इनिशियल कंडीशंस की बात नहीं करता कि चीजें कहां से निकल कर आई हैं। अभी जो सामने है स्टेडी स्टेट में है, उसी को ही इसने एनालाइज करके बताया है। तो जो हमारा दूसरा मेथड होता है वो कैसा होता है हमारा, वो हमारा एनालिटिकल मेथड है, जिसको कि अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब हमारे सिलेबस में नहीं है, वरना कभी हमें वो भी पढ़ना होता था। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो जैसे अभी बात करी कि फेजर डायग्राम सॉल्यूशन कुछ नहीं कहता इनिशियल कंडीशंस के बारे में, और ना ही वो ट्रांजिएंट स्टेट के बारे में बात करता है, वो बात करता है स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, यानी कि जो सर्किट है वो हमारा स्टेबल स्टेट में पहुंच गया है। ठीक है, इस तरीके से समझ पे आई बात? ओके, तो यहां पर हम लोग देखो, ये चीज है कि जो टी की वैल्यू है, मान लीजिए टी1 ले लिया। ठीक है, फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फेजर्स को डायग्राम यहां पर बना सकते हैं। ये तो बना है टी इक्वल टू टी1 के लिए, बट अलग अलग टाइम लेकर अलग अलग फेजर हम लोग बना सकते हैं, तो अलग अलग समय पर चीजें निकल कर आएंगी। तो ये हमारा सिर्फ स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन देता है, ऐसा नहीं देता, एक कंटिन्यूअस कोई चीज नहीं देता, चेंजिंग सॉल्यूशंस नहीं है इसके, कि हम एक ही सॉल्यूशन से पता चल जाए कि अलग अलग टाइम पर क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो ये एक स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन होता है फेजर डायग्राम सॉल्यूशन, और ये सिर्फ इनिशियल कंडीशंस की बात करता है। ठीक है, क्लियर? फेजर डायग्राम सॉल्यूशन में क्या किया था हम लोग ने, फेजर्स बनाए थे, ये ऐसा बनकर आया था। ठीक है, याद आया ये सारी चीजें? ओके, तो ये हमारा एक जनरल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए हमारा, एक ट्रांजिएंट सॉल्यूशन होना चाहिए, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, जब वोल्टेज इक्वल टू जीरो है तब होना चाहिए, तो जो हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से फेजर डायग्राम सॉल्यूशन हमारा अधूरा है, बट वो अपना काम काफी अच्छे तरीके से करता है। ठीक है, भले ही अधूरा है बट फिर भी वो अपना काम सही करता है। तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो ट्रांजिएंट सॉल्यूशन और स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, यानी कि v इक्वल टू जब जीरो है
और जब v इक्वल टू हमने vm साइन ओमेगा t लगा दिया, इन दोनों ही केस को मिलाकर जनरल सॉल्यूशन निकलता है, जबकि जो हमारा ये फेजर डायग्राम वाला सॉल्यूशन है वो सिर्फ तब की बात करता है जब v इज इक्वल टू vm साइन ओमेगा t है। ठीक है, इनिशियल कंडीशंस वगैरह की बात नहीं करता। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें किसी सर्किट में, मान लीजिए सीरीज एलसीआर सर्किट है और उस पर हम वोल्टेज को अप्लाई कर दें, तो कुछ समय बाद वो जो पूरा सर्किट होता है वो स्टेबल स्टेट में आ जाता है, या फिर कहें कि स्टेडी स्टेट में आ जाता है, तो वहां से हम लोग फेजर डायग्राम जो सॉल्यूशंस है उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, इस वजह से हम पढ़ते हैं फेजर डायग्राम को, फेजर डायग्राम सॉल्यूशंस को। ठीक है, जो ट्रांजिएंट सॉल्यूशंस होते हैं वो डाई आउट हो जाते हैं, यानी कि समय बढ़ने के साथ जो ट्रांजिएंट सॉल्यूशन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इस वजह से हम लोग उनको अभी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हमारा फेजर डायग्राम सॉल्यूशंस को पढ़कर काम चल रहा है। चीजें आपको समझ पे आनी चाहिए, तो अभी समझ पर आ रही हैं, इस वजह से हम लोग सिर्फ फेजर डायग्राम सॉल्यूशंस के बारे में ही बात करेंगे। क्लियर? यहां तक समझ पे आया? अब बात आती है रेजोनेंस की। ठीक है, तो देखिए, हम लोग पहले क्या करेंगे, यहां पर देखिए समझिएगा, हमने V निकाल लिया, I, Z, फिर उसके बाद फेजर की बात कर ली, फेजर डायग्राम की बात कर ली, और जो अभी तक मैं बता रहा था ना सॉल्यूशंस की, फेजर डायग्राम सॉल्यूशन, तो ये उसकी बात हो रही जो हमने ऐसे करके बनाया था। ऐसे बने थे ना, याद करिए, ऐसे बने थे। ठीक है, या फिर ये बने थे जो, याद आया? ठीक है, तो इनके ये फेजर डायग्राम सॉल्यूशंस हैं और ये फेजर है सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फेजर भी हम लोग ने बना लिया। अब बात थी हमारी पावर की। ठीक है, तो पावर के पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है हमारे पास, और वो होता है रेजोनेंस का। रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है? रेजोनेंस का मीनिंग होता है जब हमारे पास कोई एक बॉडी हो और उस बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि वो उसके पार्टिकल्स किसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे होंगे या वाइब्रेट हो सकते हैं उस फ्रीक्वेंसी से, तो उतनी ही फ्रीक्वेंसी जब बाहर से अप्लाई कर दी जाती है, तो जो भी यहाँ पर मूवमेंट होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है, और उसी केस को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में भी यही चीज होती है, और यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा एलसीआर सर्किट है ऐसे, ठीक है, जो ऐसा एलसीआर सर्किट है, इस एलसीआर सर्किट में अप्लाई होता है क्या? इसमें अप्लाई किया जाता है हमारा ये जो हमारे पास वोल्टेज है, इसको जब अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि इस वोल्टेज में मौजूद है एक फ्रीक्वेंसी। क्या मौजूद है? एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी मौजूद, सॉरी, एक फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है, इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि मान लीजिए आपने 50 हर्ट्ज के बारे में सुना होगा। इसी तरीके से इस सर्किट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल कर आती है। तो जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाते हैं, उस केस में क्या होता है? रेजोनेंस की कंडीशन आ जाती है और इस सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाता है। क्या मैक्सिमम हो जाता है? करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो इसकी जो कंडीशन बनती है वो बन जाती है हमारी ये, कि जब XC बराबर XL होता है, क्या होता है? XC बराबर XL, ये कंडीशन हमारी कहती है कि इस जगह पर जो हमारा वैल्यू है करंट की वो मैक्सिमम हो रही है। कैसे? समझिएगा, देखिए, Z का एक्सप्रेशन क्या है? Z का एक्सप्रेशन होता है हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है, ये होता है एक्सप्रेशन। अब अगर आप इस सर्किट में मैक्सिमम करंट की बात करें, मैक्सिमम करंट की वैल्यू की बात करें, तो वो होता है Vm बाई Z, यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ये होता है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहां पर हमें इस मैक्सिमम करंट को भी मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करंट ये तो लिखा हुआ है मैक्सिमम करंट, ये तो करंट एम्पलीट्यूड है, उस करंट एम्पलीट्यूड को एकदम बढ़ाना हो, उसकी वैल्यू ही बढ़ा देनी हो सर्किट में, जो कि अभी सिर्फ 5 एम्पियर मान लो फ्लो हो रहा था, यहां पर इस 5 एम्पियर को बढ़ाकर हमें अगर 100 एम्पियर कर देना है तो फिर क्या होगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो यहाँ पर रेजिस्टेंस मौजूद है उसको कम करना पड़ेगा, सेम अप्लाइड वोल्टेज के लिए जो यहाँ पर रेजिस्टेंस मौजूद है उसको कम करना पड़ेगा। अब क्योंकि सीरीज एलसीआर सर्किट में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो होता है Z, वो क्या होता है? Z होता है। तो इसकी वैल्यू को अगर हम किसी तरीके से कम कर सके तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू देखो एक तरीके से कम हो सकती है कि जो XC है वो कैंसिल आउट हो जाए XL से, हाँ या ना? यानी कि XC माइनस XL अगर 0 हो जाए
तो हमारा काम बन सकता है, और यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, XC इज इक्वल टू XL। तो जब XC बराबर XL हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए इसके हम कुछ वैल्यूज रख लेते हैं, तो आपको जब न्यूमेरिकली करके दिखाएंगे तो समझ पे आएगा। मान लीजिए जो VM की वैल्यू है वो है 50 वोल्ट्स, ठीक है, या 200 वोल्ट्स भी मान सकते हैं, 200 वोल्ट्स। और जो करंट है, करंट की वैल्यू कितनी है वो अभी फाइंड करते हैं, पर उसके लिए हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू मान लीजिए 3 है, ठीक है। और XC की वैल्यू ऐसी है जो कि क्या हो गई यहाँ पर, यहाँ पर अगर इसको हम बात करें तो मान लीजिए ये 7 है, 7 ओम्स, ये 3 ओम्स। और जो एक्सेल है, एक्सेल की वैल्यू जो है वो यहाँ पर इसको हम लोग मान लीजिए ये 9 ओम है और ये 5 ओम है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए XC की वैल्यू 9 ओम, एक्सेल की वैल्यू 5 ओम। तो इसको आप रखिए, आप इसको जब आप रखेंगे वैल्यूज तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर R जो है वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस XC की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 5 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई कितना यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर 9 माइनस 5 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 प्लस 9 कितना होता है, 25, कितना होता है 25, और रूट 25 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5 यानी कि 200 बटे 5। तो 200 बटे जब 5 किया तो करंट की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी हमारी, 40 एम्पियर्स, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये 40 एम्पियर्स करंट की वैल्यू निकल कर आ गई। अब देखिएगा, अगर मैं 9 माइनस 5 जो ये वैल्यूज है इनको 0 के बराबर पुट कर दूं तो कितनी इसी सर्किट में वैल्यू निकल कर आएगी, करंट की वैल्यू निकल कर आएगी। तो IM जो अब निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा VM यानी कि 200 डिवाइडेड बाई ये वाली जो वैल्यू है XC माइनस XL, ये जो नीचे वैल्यू है। यहां पर देखिए, आप पहले आपने क्या किया, जो R की वैल्यू है उसको 3 रख दिया, अब XC और XL को बराबर कर दिया, XL और XC को बराबर कर दिया। उस केस में यहाँ पर जो 9 की वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो जब ऐसा होगा तो ये हो गया 0, ये कितना हो गया 0। अब रूट 3 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी 3, कितनी निकल कर आ जाएगी 3, यानी कि 200 बटे 3। तो 200 बटे 3 का जो निकल कर आ जाएगा वो 66.6 एम्पियर निकल कर आ जाएगा। तो देखा आपने, जो करंट एम्पलीट्यूड था उसकी वैल्यू बढ़ गई, कब, जब XC बराबर XL हुए। और आप अब अगर आप चाहें तो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करके देखिए, XC और XL की वैल्यू जब बराबर होती है तभी इस सर्किट में करंट मैक्सिमम निकल कर आता है। मतलब ये तो करंट एम्पलीट्यूड है, करंट एम्पलीट्यूड की भी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, इस सीरीज LCR में। वरना इस कंडीशन के अलावा किसी और कंडीशन पर जो वैल्यू है करंट की वो मैक्सिमम नहीं होती, यानी कि जब XC बराबर XL होते हैं तब करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। और यहीं से हमारा रेजोनेंस बनता है कि जब XC और XL की वैल्यू बराबर होती है तो उस समय जो करंट एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा। तो करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, आप दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू दे के निकाल कर देखिए, कभी भी जब इनकी वैल्यू डिफरेंट होंगी तब मैक्सिमम हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, बट जब ये बराबर होती है तब हमें यहाँ पर करंट की मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलती है, और वही हमारा हो जाता है रेजोनेंस। तो यहां से अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो XC है अगर वो XL के बराबर है, और XC हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, 1/ओमेगा C होता है, कितना होता है, ओमेगा C। और जो XL होता है वो होता है ओमेगा L। तो इसको जब हम लोग क्या करें, रीअरेंज करें तो इसको बना सकते हैं हम लोग 1/LC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये बना सकते हैं, हाँ है ना। तो यहां से ये बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, ये बन जाएगा, क्लियर। ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC। यहां से फिर आप क्या करेंगे, इसको जब ओमेगा को 2πf लिख देंगे, 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। यहां से फिर ये बन जाएगा कि f इज इक्वल टू 1/2π√LC। तो ये निकल कर आ गई हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, कि जब इतनी फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा इस सीरीज LCR सर्किट में, ठीक है, तब जाकर हमारा जो सर्किट होगा वो रेजोनेंस पे होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेजोनेंस को और अच्छे तरीके से समझेंगे। रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी, इतनी जो है वो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई है, ये सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई है। देखो क्यों, क्योंकि L और C है
और एल और सी इस सर्किट में मौजूद हैं, इस सर्किट से के जो कंपोनेंट्स हैं वहां से ये फ्रीक्वेंसी निकल कर आई। तो इसी को हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे कि इसका क्या मीनिंग है, किस चीज पे डिपेंड करता है। ओके, तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा कि किस तरीके से हम चीजों को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू।